इस अननोन किलर ने एक पिकैक्स से पूरी 6 लोगों की फैमिली को जान से मार दिया। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि ये किलर पूरी फैमिली को मारने के बाद भी उसी घर में 2-3 दिन तक रहा, पर फिर भी आज तक पता नहीं लग पाया कि ये किलर कौन था। मेड ये भी कहती थी कि उसे ऐसा लगता है कि हर समय उसे कोई देख रहा है, कोई तो घर में है जो जंगल से आया पर वापस नहीं गया है। किलर ने सीधा पिकैक्स उसके चेहरे पर मारा, अपने मम्मा, दादू और दादी की डेड बॉडी के साथ 2 घंटे तक वहीं पर लेटी हुई थी। इस फैमिली में टोटल 6 लोग रहते थे, एंड्रियस, सिसिलिया और उनकी बेटी विक्टोरिया। विक्टोरिया अपने मम्मा पापा के साथ इसलिए रहती थी क्योंकि वो एक विधवा थी। पर विक्टोरिया के टोटल 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम उसने अपनी माँ पर रखा था, सिसिलिया, और लड़के का नाम था जोसेफ। हिंटरकैफे फार्म में ये फैमिली पीसफुली रहती थी। ये फार्म जर्मनी के एक शहर म्यूनिक में लोकेटेड था। ये फार्म एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें सारे जानवर और पूरी फैमिली एक ही छत के नीचे रहते थे। ये जो बिल्डिंग थी वो ट्रेडिशनल डिजाइन में बनी हुई थी जो कि ठंड में पूरे घर में गर्मी रखता था। इस फार्म में टोटल 3 पार्ट्स थे। फ्रंट पार्ट जिसमें फैमिली रहती थी, मिडिल पार्ट जिसमें सारे एनिमल्स और मशीन्स को रखा जाता था, और लास्ट एरिया था बार्न एरिया जहाँ पर सारे एनिमल्स का खाना और फार्म के टूल्स रखे जाते थे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि हिंटरकैफे फार्म बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड था। ये फार्म ऐसी जगह लोकेटेड था जहाँ कोई कुत्ता भी नहीं घूमता था। इस फार्म के साइड में एक जंगल था। इसी जंगल की वजह से हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अनसॉल्व्ड कहानी शुरू होती है। 1921 सितंबर का महीना चल रहा था। घर की मेड जो कि फैमिली के साथ रहती थी अचानक से अपनी जॉब छोड़ देती है, ये कह के कि इस फार्म के एटिक से फुटस्टेप्स की बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, और साथ ही साथ मेड ये भी कहती थी कि उसे ऐसा लगता है कि हर समय उसे कोई देख रहा है। पर फैमिली वालों ने इसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और उन्हें लगा कि ये पागल हो गई है, क्योंकि फैमिली के एक भी मेंबर को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। अब 1 साल बीत जाता है और एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज होती है। एंड्रियस को एक म्यूनिक का न्यूज़पेपर उनके फार्म के बाहर मिलता है, पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि घर में कोई भी म्यूनिक का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। अब एंड्रियस को लगा कि पोस्टमैन ने गलती से शायद ये न्यूज़पेपर उनके फार्म के बाहर ड्रॉप कर दिया है। जब पोस्टमैन से पूछा गया तो उसने सीधा मना कर दिया और कहा कि ये न्यूज़पेपर मैंने आपके घर के बाहर ड्रॉप नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि वो न्यूज़पेपर आया कहाँ से। 29 मार्च 1922 एंड्रियस नोटिस करता है कि जंगल से उनके घर की तरफ फुटस्टेप्स हैं, पर वापस जाने का कोई फुटस्टेप ही नहीं है। मतलब कोई तो घर में है जो जंगल से आया पर वापस नहीं गया है। इसलिए पूरी फैमिली घर चेक करती है, घर में कोई भी नहीं मिलता। अगले ही दिन यानी 30 मार्च 1922 एंड्रियस देखता है कि मशीन रूम का जो लॉक है उस पे ढेर सारे स्क्रैचेस हैं। लॉक पे इतने सारे स्क्रैचेस थे कि जैसे किसी ने रात भर लॉक तोड़ने की कोशिश करी हो। और साथ ही साथ घर में सब लोग एक और अनयूजुअल चीज नोटिस करते हैं। सब लोग नोटिस करते हैं कि घर की 2 चाबियों में से एक चाबी मिसिंग है। अब तुम लोग सोचो, अगर तुम्हारे घर की 2 चाबी है, उनमें से एक चाबी मिसिंग है, तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम पहले तो बहुत ज्यादा डर जाओगे और फिर आस पड़ोस में तुम ये इंसिडेंट सबको बताओगे कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही इस पूरी फैमिली ने किया। पहले तो वो बहुत ज्यादा डर गए, उसके बाद वो अपने नेबर्स में जाके सारे इंसिडेंट्स जो इनके साथ हुए वो सब कुछ उन्होंने नेबर्स को बता दिया। सारे नेबर्स ये पूरी फैमिली को ये सजेस्ट करते हैं कि आप पुलिस को एक बार बुला लो या फिर कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए एक बंदूक रख लो। पर पता नहीं क्यों एंड्रियस पुलिस को बुलाने से और गन रखने से साफ इनकार कर देता है। उस रात पूरी फैमिली को एटिक से आवाजें आती हैं। अब अगले दिन 31 मार्च 1922 दोपहर को इनकी नई मेड फार्म पर अपनी बहन के साथ आती है, पर जो मेड की बहन थी वो मेड को फार्म पर छोड़ के उसी टाइम वहां से निकल जाती है। उसके बाद रात के 9 बजे से 11:30 बजे तक जो हुआ वो सुन के तुम्हारे लिटरली होश उड़ जाएंगे। जो बांध था
उसमें से अचानक से एनिमल्स की आवाजें आने लग जाती है, जैसे कोई एनिमल्स को परेशान कर रहा हो। आवाज सुनकर एंड्रियस सबसे पहले चेक करने जाता है। जैसे ही एंड्रियस अंदर आता है, किलर ने सीधा पिकैक्स उसके चेहरे पर मारा। ऐसे ही किलर लाइफ स्टॉक को और तंग करता है और एक एक करके एंड्रियस की बीवी सिसिलिया, विक्टोरिया और उसकी 7 साल की बेटी सिसिलिया को एक एक करके बार्न हाउस में बुलाता है और फिर उन्हें पिकैक्स से मार देता है। सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि जो 7 साल की सिसिलिया थी वो पिकैक्स से उसी समय मरी नहीं थी। वो 7 साल की सिसिलिया अपने मम्मा, दादू और दादी की डेड बॉडी के साथ 2 घंटे तक वहीं पर लेटी हुई थी। तो सिसिलिया इतने ज्यादा गहरे शौक में और दर्द में थी उस टाइम कि उसने अपने ही सर के बालों को नोच के उसी टाइम अपना दम तोड़ लिया। अब किलर सीधा घर के अंदर जोसेफ और मेड के पास चला गया। सबसे पहले किलर जो नई मेड आई थी उसे मारता है। उसके बाद 2 साल का जोसेफ जो कि अपनी मम्मा की ड्रेस को अपने ऊपर लेके सो रहा था, उसे भी किलर नहीं छोड़ता और वहीं जान से मार देता है। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि उन डेड बॉडीज के बीच किलर उसी घर में 2-3 दिन तक रहा। किलर ने घर के कुत्ते, पिग्स, काउ, सारे एनिमल सबको खाना पानी दिया। किलर ने उसी घर में ब्रेड और मीट भी खाया और नेबर्स ने उन दिनों उस घर की चिमनी से स्मोक निकलते हुए भी देखा था। अगले ही दिन हिंटरकेफेक फार्म के बाहर से एक फार्मर गुजर रहा था। उस फार्मर ने फार्म के पास 2 लोगों को देखा, पर वो दोनों लोग ही पीछे की तरफ मुड़ गए और अपना चेहरा छुपा लिया। उन दिनों पोस्टमैन भी मेल ड्रॉप कर रहा था और कोई ना कोई वो मेल पढ़ भी रहा था, क्योंकि पोस्टमैन जब भी अगले दिन मेल ड्रॉप करने आता मेल बॉक्स में तो मेल बॉक्स खाली मिलता। अप्रैल 4 को सिसिलिया को स्कूल मिस करे हुए 3 दिन हो चुके थे और पोस्टमैन ने भी नोटिस किया कि अब कोई मेल्स घर के अंदर नहीं लेके जा रहा। तो नेबर्स को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतने दिनों से इनके घर का कोई भी मेंबर फार्म के बाहर नहीं आया है। तो 3 नेबर्स लॉरेंस श्लिटेनबाउअर, अल्बर्ट हॉफमैन और मिकाएल पॉल हिंटरकेफेक फार्म में जाते हैं, पर घर लॉक होता है। तो वो मशीन रूम से एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही वो बार्न एरिया में घुसते हैं, उन्हें सारी बॉडीज दिख जाती हैं, जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई थी और उन्हें भूसे से छुपाया हुआ था। बड़ी अजीब बात थी, लॉरेंस श्लिटेनबाउअर पुलिस का वेट नहीं करता और बॉडीज को सीधा अनस्टैक करने लग जाता है। उसके बाद वो घर में जाता है, जोसेफ और मेड को मरा हुआ देखता है। वहां पर जितने भी नेबर्स थे सारे कह रहे थे कि जो लॉरेंस था वो बहुत ही ज्यादा काम था। वो डेड बॉडीज को देख के बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और जो फार्म का खूंखार डॉग था जिससे सब लोग डरते थे, उसकी भी लीश लॉरेंस ने बड़े आराम से खोल दी। जब पुलिस आई फोरेंसिक रिपोर्ट लेने के लिए, तब द क्राइम सीन वॉज अ मेस, क्योंकि ढेर सारे फार्मर्स ऑलरेडी हिंटरकेफेक फार्म को विजिट कर चुके थे, बॉडीज को खींच के इधर उधर कर चुके थे और हिंटरकेफेक फार्म के किचन में मील्स तक बना चुके थे। पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल चीज मिली। किलर ने फैमिली का गोल्ड और कैश बिल्कुल भी नहीं चुराया था, मतलब किलर को बस फैमिली को मारना था। किलर को ढूंढने के लिए पुलिस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी चीज पता चली जिसने पूरे केस को पूरी तरह से उलझा दिया। ये बात थी छोटे जोसेफ की। विक्टोरिया की शादी एक कार्ल नाम के बंदे से हुई थी। थोड़े ही टाइम बाद इन्हें सिसिलिया होती है, पर उसके बाद कार्ल वर्ल्ड वॉर 1 में मर जाता है। पर सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाली बात ये थी कि कार्ल की मौत के सालों बाद विक्टोरिया को जोसेफ होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जोसेफ का पापा कौन था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक किसी को ये नहीं पता था कि जोसेफ का पापा कौन है। जब पुलिस ने इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया तो उनके सामने 2 नाम आए और उन दोनों नाम को सुन के लिटरली तुम्हें गूज बम्स आ जाएंगे। पहला नाम था लॉरेंस श्लिटेनबाउअर, वही नेबर जिसने सबकी बॉडी ढूंढी थी। लॉरेंस विक्टोरिया का लवर था। कार्ल की मौत के बाद इन दोनों का काफी अच्छा रिलेशनशिप चला था, तो इसलिए पुलिस को लगा क्या पता जोसेफ का पापा लॉरेंस ही हो। पर जो दूसरा नाम था वो इतना ज्यादा शॉकिंग था कि लिटरली आई हैव नो वर्ड्स व्हाट टू से। तो जो दूसरा नाम था वो था विक्टोरिया का खुद का बाप एंड्रियस। मतलब बेटी और बाप दोनों एक इंसेस्चुअस रिलेशनशिप में थे। जिस मेड ने शुरू में इनके घर को छोड़ दिया था उसने इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को बताया कि उसने एंड्रियस और विक्टोरिया को बार्न एरिया में करते हुए देखा था।
तो अब पुलिस को समझ आने लग गया था कि किलर कौन है और पुलिस को टोटल 3 सस्पेक्ट्स मिले। पहला, गंप ब्रदर्स। ये दोनों भाई जाने जाते थे बहुत ही ज्यादा मर्डर्स और रॉबरीज के लिए। तो क्या पता ये फार्म में घुसे हो, रॉबरी इनके हिसाब से ना चली हो और इन्होंने पूरी फैमिली को मार दिया हो। पर जैसा मैंने तुम्हें शुरू में बताया, किलर ने कैश और गोल्ड तो लिया ही नहीं, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि इन दोनों ब्रदर्स ने मर्डर किया हो। पुलिस के लिए दूसरा सस्पेक्ट था कार्ल गैब्रियल, विक्टोरिया का खुद का पति। पर आप लोग सोचोगे कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में मर नहीं गया था। जो वर्ल्ड वॉर 1 में सोल्जर्स थे ना, वो कहते हैं कि कार्ल को बाद में भी देखा गया है। तो क्या पता कार्ल ने वर्ल्ड वॉर 1 सरवाइव कर लिया और इसने देखा हो कि एंड्रियस और विक्टोरिया के बीच में एक इंसेस्चुअस रिलेशनशिप है और इनका एक बच्चा भी है। तो क्या पता गुस्से में आकर कार्ल ने पूरी फैमिली को जान से मार दिया हो। पर यू नेवर नो, क्योंकि मिलिट्री रिकॉर्ड्स कहते हैं कि कार्ल वर्ल्ड वॉर 1 में ही मर गया था। तो इसलिए हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सस्पेक्ट पर, लॉरेंस लिटनबाउअर। इस बंदे के पास हर एक मोटिव था इस फैमिली को मारने का, क्योंकि विक्टोरिया को जोसेफ की एलिमनी लॉरेंस ही प्रोवाइड करता था। पर लॉरेंस को कहीं ना कहीं विक्टोरिया और एंड्रियस की रिलेशनशिप के बारे में एक सस्पेक्ट था और विक्टोरिया पैसों के लिए लॉरेंस पर कोर्ट में केस करने की लॉरेंस को धमकियां देती थी। लॉरेंस को पूरे फार्म का लेआउट अच्छे से पता था और जब ये फार्म में घुसा था तब ये डेड बॉडीज को देख के बड़ा काम था और डॉगी की लीश भी इसने बड़े आराम से खोल दी थी। तो क्या पता इसी ने पूरी फैमिली को मारा हो। पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था और ये एक अस्थमा का पेशेंट था। तो एक पिकैक्स से लगातार 6 बंदों को मारना एक अस्थमा पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कोई एविडेंस नहीं मिल पाया आज तक कि किलर कौन है, किसने पूरी फैमिली को मारा। तो यही था पूरा केस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।